इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये है आई कैप की बुक में चैप्टर 12 और पैक की बुक में पता नहीं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हर तरह का सवाल आता है। एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और जस्ट कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। फिर इसके अंदर कैलकुलेशंस ऑफ कुछ मिसिंग फिगर्स भी हो सकती हैं। इसके चांस बहुत कम है। पहले इसके स्टाइल के क्वेश्चन होते थे, अब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। और फिर इसके अलावा डिस्कशन क्वेश्चन होते हैं, बहुत तरह के इसके अंदर क्वेश्चन है। ये एहतियातन बता दूंगा, वरना ये चीजें नहीं टेस्ट होनी चाहिए, ये मिसिंग फिगर्स। मैं तो ये चलाने लगा था, रिमोट देने हैं। अच्छा, जब कुछ खिलाड़ी कंपेयर होते हैं तो रैंकिंग की बात नहीं कर रहा, चले बाबर आजम को किससे कंपेयर कर ले। हाँ, ये चीज तो कंपैरिजन स्टैट्स से हो रहा होगा, और स्टैट्स से कंपैरिजन अगर नहीं, चलें विराट रहने देते हैं, सचिन कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी होता था, तो अगर कंपैरिजन करना है तो टोटल रन, टोटल वो कंपेरेबल हैं बाबर आजम और तेंदुलकर के? क्यों नहीं? क्योंकि उसने मैचेस बहुत ज्यादा खेले हैं, बहुत ज्यादा साल खेला है। तो अगर कंपेरेबल बनाना है तो उसकी एवरेज हाँ कंपेयर की जा सकती है, स्ट्राइक रेट कंपेयर किया जा सकता है, या ये हो सकता है जी 100 मैचेस में क्या किया, या ये हो सकता है कि एक ईयर में क्या किया। तो कुछ कंपैरिजन के लिए अगर टोटल फिगर्स कंपेयर नहीं हो सकती तो कुछ एवरेजेस निकाले जा सकते हैं, कुछ और परसेंटेजेस निकाली जा सकती हैं। और मिसाल, अब तो खैर मैट्रिक एफएससी में बराबर नंबर होते हैं। मैट्रिक में कितने होते हैं? 1100, और इंटर में 1100, 1200 हो गए। अच्छा, दोनों में 12-12 हो गए, और उसमें से 1199, 1190 आराम से आ जाते हैं, आ जाते हैं, और लत्तू फत्तू के आ जाते हैं। और ग्रेजुएशन में टोटल नंबर कितने होते हैं बीए में? हैं? नहीं, सीजीए नहीं, बीए के अंदर सीजीए नहीं होता, वो तो 800 होते हैं, मेरा ख्याल है 800 होते हैं। तो अगर किसी के एफएससी में 700 मार्क्स थे और बीए में इसने 620 लिए, तो एफएससी में बेहतर परफॉर्म किया था। क्यों? तो ये टोटल फिगर्स कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इसकी बेस कुछ और है और इसकी बेस कुछ और है। कंपेरेबल बनाने के लिए इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। ये 60 कुछ परसेंट होगा और ये 80 कुछ, 70 कुछ, 70 कुछ परसेंटेज होगा। ये कंपेरेबल है क्योंकि 60%, 70% ये कंपेरेबल है। तो जब दो बिजनेसेस या 2 ईयर्स या इवन के 2 से ज्यादा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना, अगर किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना हो पास्ट के साथ, कंपेटिटर के साथ, इंडस्ट्री एवरेज के साथ, बजट्स के साथ, तो बिजनेसेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पास्ट से या कंपेटिटर से या इंडस्ट्री एवरेज से या बजट से कंपेयर कर ही क्यों रहे होंगे? परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि बेहतर परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। और सिर्फ बिजनेस के ओनर्स ही ये काम नहीं कर रहे होंगे,
वो लोग भी ये काम कर रहे होंगे जो कंपनी ए में इन्वेस्ट करें कि कंपनी बी में इन्वेस्ट करें, वो भी कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर ये कंपैरिजन वो सप्लायर जो उधार पे चीजें देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कि कंपनी ए को हम चीजें बेचें कि कंपनी बी को चीजें बेचें। ये बैंक्स भी कर सकते हैं, तो कोई भी ये काम कर सकता है। तो कंपैरिजन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए इसके साथ इसके साथ इसके साथ जो भी साइंस लगानी पड़ती है उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस। और वो जो एनालिसिस होता है वो या तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है या वर्टिकल एनालिसिस होता है या रेशियो एनालिसिस होता है। इस कंपैरिजन को कहते हैं एनालिसिस। अब या वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है या वर्टिकल एनालिसिस होता है या रेशियो एनालिसिस होता है। पहले बताने लगा मैं रेशियो एनालिसिस और फिर इस चैप्टर के आखिर में ये बताऊंगा। तो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी से कंपेयर करना, परफॉर्मेंस जज करने के लिए, हालात जज करने के लिए मुख्तलिफ तरह की जो टेक्निक्स लगाई जा रही होती है वो एनालिसिस है। और वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहले बताने लगा हूं रेशियो एनालिसिस। पहले रेशियो एनालिसिस पढ़ाने लगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इनसे कंपैरिजन एनालिसिस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस भी कहते हैं उसको। वो ये होता है। पहले मैं रेशियो एनालिसिस बताने लगा। एक ना डाटा ले रहा हूं और उससे फिर आपको सारे फार्मूले समझाता भी हूं जो दोपहर में नोट शेयर किए थे मैंने आपसे। वो फिर जब जब जो जो फार्मूला कहूंगा वो तब उससे पढ़िएगा। अभी सब बोर्ड पे ही देखिएगा। एक एग्जाम्पल से ना, सामने फिगर्स होंगी ना तो फिर बातें जल्दी समझ आएंगी। दो बिजनेसेस को मैं रेशियो एनालिसिस से कंपेयर करने लगा हूं, कंपनी ए और कंपनी बी। नॉन करंट एसेट्स, पीपीई 400, 300, इन्वेस्टमेंट्स 100, 80, $380, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री
110, 90. Debtors 40, 50. Cash and bank 30, 20. वन एटी 160. और अगर पीछे ये आखिरी लाइन नजर नहीं आ रही तो टोटल खुद ही कर लें 500 और 180 680 और ये 540. मैंने जस्ट टोटल किया. कैपिटल 150, 120. रिटेन्ड अर्निंग्स लिखता हूं बाद में. रिटेन अर्निंग्स लिखता हूं. नॉन करंट लाइबिलिटीज बैंक लोन 200 और 100. करंट लाइबिलिटीज करंट पोर्शन ऑफ लोन 20 और 15. क्रेडिटर्स 60, 40, 80, 55. इधर क्या लिखूं? टू. मेरा निकाल क्या कर रहे हैं यार? पूछा कुछ?
अच्छा, बेशक आपने अभी FAR 1 में कंपनी की इनकम स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, आपने तो पढ़ी हुई है ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आगे वो सैलरीज रेंट वगैरह, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है ये काम। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग कॉस्ट लेस, इसका जो आंसर आता है उसको कहते हैं PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 175,130। फाइनेंस कॉस्ट कह लें या इंटरेस्ट कह लें, चलो आसान करता हूं, इंटरेस्ट। PBIT होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये दो कंपनीज की SOFP और इनकम स्टेटमेंट है। इनका मैं आपको रेशो एनालिसिस और फिलहाल फार्मूले बता रहा हूं कि बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो, फिर डिस्कशन बाद में। प्रैक्टिस पहले कैलकुलेशन की हो ले, फिर डिस्कशन पे लेके जाऊंगा। बहुत स्लो नोट करते हैं यार। कर लिया सारा? ठीक है, डाटा नोटेड? ओके। अच्छा, मैं जो टाइप ऑफ यूजर बताऊंगा ना, वो बन के सोचिएगा। अगर बैंक है जो इन कंपनीज को लोन देना चाहता है, या इन दोनों में से किसी एक को लोन देने का फैसला करना है, लेंडर बन के सोच रहे हैं, लेंडर, तो इन फिगर्स का नहीं पूछ रहा, यानी मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करना चाह रहा हूं कि लेंडर बन के सोचें कि आपको इस बिजनेस के बारे में क्या बात जाननी है जो आपके काम की है? एसेट्स क्यों? अच्छा, एक लेंडर बन के सोचें, आप ये सोचेंगे कि कल को मेरे पैसे ये ना दे सका तो इसका घर बिकवा के कितने पैसे मिलेंगे, यानी इतना एक्सट्रीम है? मतलब अगर कहीं रिश्ता देखने जाना है तो ये सोचेंगे कि अगर तलाक हुई तो इसके भाई मारेंगे कि नहीं मारेंगे, ये सोचेंगे हैं? कंपनी की परफॉर्मेंस, तो बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया। क्या मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस? सेल्स कितनी होती है? सेल्स कितनी होती है? फिर अच्छा, आस्ता आस्ता प्रॉफिट का लफ्ज कहीं आया, क्यों प्रॉफिट? क्यों प्रॉफिट क्यों देखना चाहेंगे? हाँ, अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो इंटरेस्ट आराम से देगा ना। अगर एक बिजनेस लॉस ही लॉस उठा रहा है तो वो तो अपने खर्चे ही नहीं पूरे कर रहा, तो बैंक के पैसे कहां से वापस करेगा? ठीक है, प्रॉफिट देखना है। और लायबिलिटीज क्यों? क्योंकि अगर उसके पास पहले ही बहुत लोन है, तो अगर हमने भी लोन दे दिया तो पहले वाले कहां से वापस कराए, तो और मुश्किल में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। करंट एसेट्स पे को खास देखने का फायदा। डेटर्स क्यों? अच्छा, लेंडर है जिसने हर साल थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना है और 15 साल बाद अपने पैसे वापस लेने, तो उस लेंडर को ये कंसर्न है कि डेटर कितने हैं? नहीं। तो मेनली ये दो बातें थी जो आपने बताई हैं कि इस बिजनेस के पास पहले कितना लोन मौजूद है और प्रॉफिट्स कितने कमाता है। ठीक है, क्रेडिटर बन के सोचते हैं
कि इन्होंने हमें अप्रोच किया है कि उधार पे आप हमें सामान बेचें। हम ये फैसला करना चाह रहे हैं कि इनको उधार दें या ना दें। लोन देने की बात नहीं कर रहा, उधार पे गुड्स बेचें या ना बेचें, क्रेडिट पे गुड्स बेचें कि ना बेचें। अब ये क्रेडिटर, ये सप्लायर बनके सोचें कि क्या इंफॉर्मेशन जानना है। सेल्स क्यों? हम सप्लायर हैं, इनको गुड्स बेचना चाहते हैं क्रेडिट पे। अब समझ नहीं आया किसी के अल्फाज। प्रॉफिट कितना कमाता है? क्यों क्यों प्रॉफिट कितना? तो हर कोई ये तो देखना चाहेगा कि प्रॉफिट कमाएगा, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, ये फिगर्स देखने में इंटरेस्टेड होगा या ये? क्यों? क्योंकि इनको तो कुछ ही दिनों में पैसे चाहिए, तो ये थोड़ी बिल्डिंगें बिकवाता फिरेगा। इसको ये देखना है कि इनके पास पैसे कितने होते हैं। और इस फिगर को देखने में इंटरेस्टेड होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके पहले ही बहुत क्रेडिटर्स हैं, इसका मतलब है इनको तरसा तरसा के पैसे देता है, तभी तो इतने सारे क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स कितने हैं ये भी जानना हो सकता है। सेल्स कितनी है? नहीं, सेल्स से इनको क्या लगे, सेल्स क्या करेगा जान के? प्रॉफिट बहुत है, प्रॉफिट बहुत है। अच्छा, हाँ प्रॉफिट तो देखना है, लेकिन सेल्स क्या करेंगे देख के? हाँ प्रॉफिट देखना चाहेंगे, ठीक है। अगर ये जो कंपनी ए और कंपनी बी हैं, ये दोनों ही टेक्सटाइल सेक्टर के हैं और टेक्सटाइल सेक्टर में भी ट्रेडर हैं, कपड़ा खरीदते बेचते हैं। तो अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है यही गारमेंट शॉप का, वो क्या क्या देखने में इंटरेस्टेड होगा? वो तो खैर सभी देखने में इंटरेस्टेड होगा, लेकिन फिर भी यही सेम बिजनेस करना चाह रहा है, सेल्स और प्रॉफिट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए कि ये? क्यों? क्योंकि जो चीज वो बेचना चाहता है पता तो चले कि इसको बेचने में कोई खास फायदा भी है कि नहीं। ये चीजें तो बहरहाल कंट्रोल की जा सकती हैं, दुकान छोटी कर लें, लोग कम रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। जो ये बिजनेस करना चाह रहा है तो वो उसके लिए प्रॉफिट जानने, अगेन प्रॉफिट जानने जरूरी है। चलें और मिसाल, अगर कोई इनसे चीजें खरीदना चाह रहा है, अगर कोई इनसे चीजें खरीदना चाह रहा है, यानी अब वो कस्टमर बनके सोच रहा है, तो उसको क्या कंसर्न होना चाहिए? कस्टमर बनके सोच रहा है कि इनसे चीजें खरीदेंगे। क्यों? सेल्स क्यों? हाँ, अगर इनकी सेल्स ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इनका प्रोडक्ट अच्छा बिकता है, अच्छी क्वालिटी है। तो इस सारी डिस्कशन का मकसद यह है कि जो भी डिसीजन मेकर होगा वो इस बिजनेस के मुख्तलिफ फंक्शंस जानना चाह रहा होगा। तो इन फंक्शंस की बेस पे और यूजर्स का फायदा हो, बुजुर्गों ने कुछ फार्मूले बनाए हुए, उन रेशोज को मुख्तलिफ हेडिंग्स में बांटा हुआ है। एक सेट कहलाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ये ए नहीं होता शायद, यही होता है। क्या लग रहा है नाम से इनसे क्या कैलकुलेट होता होगा? मुख्तलिफ तरह के प्रॉफिट्स। अब वो जो प्रॉफिट्स है ना, उनमें कई मुख्तलिफ मशहूर हैं। एक कहलाता है ग्रॉस, अभी नोट्स ना देखें, जो यहां वैल्यूज बता रहा हूं उन्हीं से समझिएगा। एक कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्या 210 और 170 कंपेरेबल है? मैट्रिक के नंबर और बीए के नंबर कंपेरेबल है? नहीं। तो 210 और 170 इतना फेयर कंपेरिजन नहीं है। क्यों? सेल्स का फर्क है। तो बेहतर कंपैरिजन होगा जब इसको एज अ परसेंटेज देखा जाए। तो ग्रॉस प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होती है जीपी ओवर सेल्स। और प्रॉफिट या प्रॉफिट की तरह की कोई भी चीज समझने वाले को आसान होती है समझनी अगर वो परसेंटेज की शक्ल में हो। तो जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रुप की रेशियोज है ये सब परसेंटेज में हुआ करती हैं। तो कंपनी ए कैलकुलेट आपने करना है, कंपनी ए और कंपनी बी जीपी रेशियो 32.31 और कंपनी बी 29. अच्छा, ये ना कोई फर्ज किफाया नहीं है कि 2-4 लोग भी कर लें तो सबका फर्ज अदा हो जाएगा। अभी इस वक्त मैंने आपको सिखानी ही कैलकुलेशंस हैं, तो सब लोगों ने करनी है कैलकुलेट। जागते रहें और कैलकुलेट करते रहें सारे, पता चले आपको कैलकुलेटर पे उंगलियां चलानी आती हैं कि नहीं। जी, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं लेकिन 2 डेसिमल तक बेहतर होता है, अफजल है 2 डेसिमल तक जाना। क्या 40? ये नहीं आ रहा, इसीलिए कहा है सब लोग करें कैलकुलेट। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 210 डिवाइडेड बाय 650 और 170 डिवाइडेड बाय 570। नहीं आ रहा? हाँ जी, ओके। अच्छा, मेनली तो मैं अभी आपको कैलकुलेशन करा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कंपैरिजन, कौन सा बेहतर है?
क्यों? तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो तो अच्छी बात है, तो हायर इज बेटर। ये होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। एक रेशो होती है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं पीबीआईटी को, पीबीआईटी यानी ये। तो इस कैलकुलेशन की अगर समझ आ गई तो ये फार्मूला तो आप भी बना लेंगे। क्या? पीबीआईटी ओवर सेल्स, बिल्कुल ठीक है। ए कितना पॉइंट और बी, कैलकुलेट बेटा सब करें ताकि कैलकुलेशन हो, क्योंकि इस चैप्टर में अगर एक नॉर्मल सवाल आए तो आधे से ज्यादा नंबर आपको कैलकुलेशन करने से मिल जाएंगे, तो इसलिए कैलकुलेशन, और आसान आसान सी कैलकुलेशन होती है इसकी, तो इसलिए ये जरूर सारे कैलकुलेट करके देखें। ठीक है, अच्छा एक रेशो बना देते हैं नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट होता है बिल्कुल सबसे आखिरी वाला प्रॉफिट होता है, यानी ये, तो ये होती है पैट ओवर सेल्स। तो ए की हो गई 16.15 और बी की 14.04, और चूंकि ये तीनों ही प्रॉफिटेबिलिटी हैं तो हायर इज बेटर। अच्छा ये डाटा तो मैंने लिखा रहने देना है, ये मिटानी है, इसलिए अगर नोट कर ली तो मैं मिटा के आगे चलता हूं। इस सीरियसली सवाल पूछा है यार, सीरियस गिवन होगा तभी परसेंटेज निकालनी होगी। वो 2 कंपनीज का भी गिवन हो सकता है, 2 ईयर्स का भी गिवन हो सकता है। अभी फिलहाल जो लिखी है हाँ, और जो अगली लिखने लगा उसमें भी हाँ। जाग रहे हैं? बंद करना है, बंद करना है इसे। बल्कि ये तो चल ही नहीं रहा है, तो स्मेल आ रही है कमरे में। नहीं नहीं 24 से बेहतर तो बाहर है, वहां वाला ऐसी है। खर्चे भी ज्यादा परसेंटेज देखे जा सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल रेशो भी हो सकती है। जीपी रेशो ही के बेस पे कॉस्ट ऑफ सेल रेशो बनाएंगे, बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल ओवर डिवाइड बाय सेल्स। जी ए की पॉइंट और बी की 7 पॉइंट, और अगर आप तो भी यही आ जाएगा। ये क्या किया मैंने, 1 माइनस जीपी परसेंटेज, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। भाई जीपी परसेंटेज अगर 20 है तो कॉस्ट 80 होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल की रेशो ऐसे भी निकल सकती है। इसी तरह से और एक्सपेंसेस भी बना सकते हैं, ये भी रेशो देखी जा सकती है, ये भी देखी जा सकती है, और इन दोनों को मिला के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो निकालनी हो अगर तो दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर सेल्स। तो कंपनी ए का क्या बना 5.38 और बी का 0.2। और अगर खर्चों की बात कर रहे हैं तो हायर बेटर है लोअर बेटर है? लोअर बेटर है।
नोट्स में पहला पेज खोलें, पहला जो नोट्स भेजे हैं दोपहर को, और ये ऑनलाइन वालों के लिए कोर्स में रखे हुए आपके। पहला पेज खोलें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, इनका बस फार्मूला देखें और नीचे दो डब्बे पढ़ लें, जीपी का फार्मूला, नेट प्रॉफिट का फार्मूला, और पेज 1 के एंड पे दो बॉक्सेस। जी पढ़ लिया? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे ही हूं, लेकिन अभी मैं चीजें यूज कर रहा था इनकम स्टेटमेंट की, अब एसओएफपी की चीजें भी इस्तेमाल करूंगा। है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ही। यहां पर ओनर्स का हक किस चीज पे? ओनर्स का हक इक्विटी। इक्विटी ओनर का हक होता है, कैपिटल नहीं, इक्विटी। इक्विटी ओनर का हक होता है। रिटेन अर्निंग क्या होती है? आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स, तो वो भी ओनर का ही हक होता है। तो ओनर का हक होता है इस पे। और बिजनेस ने लेंडर यानी बैंक को कितना पे करना है अभी? ये या ये दोनों। वो तो प्रेजेंट करते हुए इसको करंट में लिखा है, वरना है तो 220, है तो 115। तो ओनर्स का हक बिजनेस में ये है और लेंडर का हक ये है, ये नहीं, ये। बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो इनको खुशी है। अगर ओनर बन के सोचें तो ओनर का बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्टेड है या फॉर द ईयर इतना इन्वेस्ट किया है? ये फॉर द ईयर होती है। एज एट ओनर्स का अब तक इतना पैसा इन्वेस्टेड है, और अगर ओनर का इतना पैसा इन्वेस्टेड है तो बिजनेस इस ओनर के पैसे को इस्तेमाल करके एक साल में कितना प्रॉफिट कमा रहा है। अगर इसको एज अ परसेंटेज देखना हो तो इसको कहते हैं रिटर्न यानी प्रॉफिट ऑन इक्विटी नंबर। अच्छा, ये जो मैं आपको बोर्ड पे कैलकुलेशंस करके दे रहा हूं ना, ये मैंने वहां पर कुछ फार्मूले की शक्ल में लिख दिए, कुछ डब्बे के अंदर लिख दिए। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। दोबारा समझाता हूं फार्मूला। ओनर का बिजनेस पे हक है इक्विटी। ओनर का इतना हक बिजनेस में इन्वेस्टेड है। ओनर ये देखना चाह रहा है कि बिजनेस मेरे इस पैसे को इस्तेमाल करके हर साल, एक साल में कितना कमाता है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना कमाता है, उस कमाई को डिवाइडेड बाय इस पे रिटर्न ऑन इक्विटी। तो उसका फार्मूला होता है पैट ओवर इक्विटी। और चूंकि ये सब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सब के आंसर परसेंटेजेस में ही है। ये होती है एक चीज, लेकिन इसका मैं जिक्र करूंगा इससे अगले चैप्टर्स में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक पढ़ाना है और एक ईपीएस पढ़ाना है। बहुत मुश्किल टॉपिक है ईपीएस, उसमें इसको समझाऊंगा। अभी बस फार्मूले का हिस्सा ही समझें इसको। अभी मैं फिलहाल ये नहीं समझा रहा, ये ईपीएस में और चेंजेस इन इक्विटी में समझाऊंगा। ईपीएस पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह अगले साल।
तो इसको बस अभी लिख दिया मैंने, लेकिन समझा सिर्फ ये रहा हूं। तो कंपनी ए ने कितने परसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी कमाया? 26 पॉइंट, और बी ने 7, 8। कैलकुलेशन बेटे सब ने करके देखनी है कि आपसे हो 105 डिवाइडेड बाय 400 और 80 डिवाइडेड बाय 385। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, जस्ट मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं। एसेट्स क्या होते हैं? सबकी एक जैसी आवाज आ रही है, सब सही बोल रहे होंगे। बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज, और बिजनेस उनको यूज करके कमाता है। तो एक रेशो होती है, उसको कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या था? पैट ओवर इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होगा? पैट ओवर एसेट्स। लो, नाम से ही मसला हो गया। इसको रिटर्न ऑन एसेट्स कहते हैं। और अभी लिखना नहीं है। और इसमें अच्छा, ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, याद आया, ये स्टैंडर्ड कोई नहीं है। ये FAR 1 में क्यों है पता नहीं, सिलेबस में है। और ये इतना घूमता फिरता रहा कि ये कुछ साल पहले FAR 2 में होता था, फिर FAR 1 में आ गया था, किसी दौर में कॉस्ट में होता था, फिर वहां से निकल के FAR 2 में गया, फिर FAR 1 में आया। तो ये घूमता फिरता रहता है। ये IS नहीं, ये जो रेशियोज वाला टॉपिक है ये IS नहीं है। बस ये बुजुर्गों के बनाए हुए फार्मूले हैं, और उन बुजुर्गों के बनाए हुए फार्मूलों को हम पढ़ रहे हैं बस। तो रिटर्न ऑन एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या हुआ? एसेट्स। लिखा नहीं मैंने भी। एसेट्स नॉन करंट या करंट या टोटल। बिजनेस में मेनली इस्तेमाल कौन से हो रहे हैं? नॉन करंट। तो कुछ बुजुर्गों के नजदीक इसको डिनोमिनेटर में रखना चाहिए, और कुछ बुजुर्गों के नजदीक 680 टोटल को रखना चाहिए। तो दोनों बातें ठीक हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स के फार्मूले में टोटल एसेट्स भी हो सकते हैं और सिर्फ नॉन करंट भी हो सकते हैं। होंगे एसेट्स। अब रहा मसला न्यूमरेटर का। ये मैंने यहां बहुत सारे प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीटी, पैट, 4 तरह के प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं। और इसको अभी एक और नाम भी दिया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस जो कर रहा है, यानी बिजनेस जो ऑपरेशंस कर रहा है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो ये है, ये है, ये है या ये। अच्छा, रिपीटर अभी ना बोलना, जो रिपीटर है क्लास में भी। मैं सवाल दोबारा पूछता हूं। बिजनेस एक्टिविटीज से, उसमें दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री सब शामिल है, बिजनेस के सारे ऑपरेशंस रन होने के बाद बिजनेस क्या प्रॉफिट कमा रहा है? कौन सा इसमें से? पीबीआईटी। अरे वाह यार, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्यों नहीं? क्योंकि बिजनेस कमाता है पीबीआईटी, फिर इसमें से अपने हिस्से लेने पहुंच जाते हैं, लेंडर्स आ जाते हैं, उनको इंटरेस्ट चाहिए, गवर्नमेंट आ जाती है, इनको टैक्स चाहिए, और फिर जो गरीब ओनर्स बचते हैं उनके लिए ये बचता है। तो बिजनेस कमाता ये है, उसमें से फिर हिस्सेदार अपने हिस्से ले जाते हैं। बिजनेस कमा ये रहा है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स के बिजनेस अपने एसेट्स को यूज करके क्या कमा रहा है? कौन सा वाला प्रॉफिट यूज करना चाहिए? पीबीआईटी। तो रिटर्न ऑन एसेट्स होता है ये, पीबीआईटी ओवर एसेट्स। अब वो एसेट्स टोटल भी चलेंगे और नॉन करंट एसेट्स भी चलेंगे। तो आप मुझे टोटल एसेट्स पे निकाल दें। पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट्स, यानी 175 ओवर 680 और 130 ओवर 540। तो ए का हो गया 25.7, 4.0। बिजनेस नहीं, जो भी एनालिसिस कर रहा है उसकी मर्जी।
और अगर सवाल में ये रिक्वायर्ड है तो फिर सवाल में इसका हिंट होगा कि डिवाइडेड बाय क्या करना है। कोई बात नहीं, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मार्क होगा। जो एनालिसिस कर रहा है अगर वो टोटल को नीचे डिनोमिनेटर में रख रहा है तो फिर वो दोनों कंपनीज का टोटल को ही रख रहा होगा ना, कर तो कंपैरिजन ही रहा होगा। और इसी की एक और शक्ल होती है, उसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। यहां पर कैपिटल से मुराद कैपिटल नहीं है, कैपिटल से मुराद बिजनेस के पास फंड्स हैं। बिजनेस के पास फंड्स देने वाले लोग कौन कौन हैं जो पैसा बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है? ओनर्स और लैंडर्स, यानी इक्विटी के मालिक और डेट समझते हैं ना, इक्विटी देने वाले लोग और डेट देने वाले लोग, इनका पैसा इस्तेमाल कर रहा है बिजनेस। तो बिजनेस इनका पैसा इस्तेमाल करके क्या प्रॉफिट कमा रहा है? पीबीआईटी, अगेन पीबीआईटी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इससे मिलता जुलता है, बस डिनोमिनेटर में एसेट्स की बजाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का पैसा होता है, यानी इसका फार्मूला होता है पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है इक्विटी प्लस डेट, नॉन करंट नहीं, प्लस डेट। और डेट का मतलब है डेट इंक्लूडिंग इट्स करंट पोर्शन। जैसे बिजनेस के पास डेट 200 नहीं है, 220 है, इसके पास 100 नहीं, 115 डेट नहीं, ये डेट नहीं होता। डेट कहते हैं जो बिजनेस को लेंडर बन के पैसा दे रहे होते हैं, क्रेडिटर्स लेंडर्स नहीं होते, वो पैसा नहीं दे रहे होते। क्या जी? एडवांस इनकम भी नहीं होगी। डेट का मतलब है ये, और इसका करंट पोर्शन। और इक्विटी में तो सब इक्विटी। करिए कैलकुलेट ROCE। 175 डिवाइडेड बाय 620 और कंपनी बी 130 डिवाइडेड बाय 500। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में क्या आंसर बना? ए का 20 सबसे होगी कैलकुलेशन। कमाल है। चलें 3 फार्मूले और फिर ब्रेक करते हैं। नहीं करनी ब्रेक? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज यही थी। इन सब में कॉमन बात यह है कि इनसे पता चल रहा है कि बिजनेस प्रॉफिट्स कमाने में कैसा है, और इन सब में कॉमन बात यह है कि सबका आंसर परसेंटेजेस में। एक सेट है, उसको कहेंगे हम गियरिंग रेशियोज भी कह सकते हैं, और लॉन्ग टर्म
सॉल्वेंसी रेशियोज भी कह सकते हैं। ये टिपिकली लेंडर्स के काम की रेशियो है। ये लेंडर्स खास तौर पे देख रहे होते हैं। कंपनी ए और कंपनी बी, ओनर का कितना पैसा इन्वेस्टेड है? 400 और 385। और लेंडर्स का कितना पैसा इन्वेस्टेड है? 115। किसी बिजनेस में डेट ज्यादा हो तो रिस्क ज्यादा है, या डेट ज्यादा हो तो रिस्क कम है? रिस्क ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा उधार उठाया हुआ है उतना ही टेंशन में होंगे। अगर ये देखना हो कि डेट किसके पास ज्यादा है तो 220 और 115 के कंपैरिजन से बेहतर है इसको किसी परसेंटेज की शक्ल में देखना। अब वो परसेंटेज की दो मशहूर शक्लें हैं। एक शक्ल है कि ये इसका कितने परसेंट है, ये इसका कितने परसेंट? 50। ये इसका 29 पॉइंट। और एक शक्ल ये भी है कि ये इसका कितने परसेंट? 35.48। और ये इसका कितने परसेंट? 23.23%। चाहे लाल लाल कंपेयर कर लें चाहे हरा हरा कंपेयर कर लें, ज्यादा रिस्क किसमें है? कंपनी ए में। इसको गियरिंग रेशियो कहते हैं, डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं। न्यूमरेटर में डेट है, डिनोमिनेटर में इक्विटी भी चल जाएगी, टोटल भी चल जाएगा, दोनों ठीक है। नाम दोनों का सेम है, गियरिंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, लेकिन न्यूमरेटर तो यही होगा। डिनोमिनेटर इक्विटी भी हो सकती है, डिनोमिनेटर टोटल भी हो सकता है। डिनोमिनेटर इक्विटी भी हो सकती है, डिनोमिनेटर टोटल भी हो सकता है। परसेंटेज का फर्क आ रहा है। ये लाल और हरे में फर्क क्यों है? मुझे बात नहीं समझ आई आपकी। आप कह रहे हैं कि हरे और लाल की परसेंटेज का आंसर में फर्क क्यों है? डिनोमिनेटर फर्क है ना। 220 को 400 से डिवाइड करें या 220 को 620 से डिवाइड करें तो डिफरेंट आंसर ही आएगा। दोबारा बता रहा हूं, गियरिंग रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो ये मेजर करती है कि बिजनेस में कितना डेट है, कितने परसेंट डेट है। परसेंटेज ऑफ व्हाट? दो शक्लें हैं। एक शक्ल यह है कि डेट इक्विटी के मुकाबले में कितना परसेंट है। 55% की क्या इंटरप्रिटेशन हुई? कि अगर इक्विटी 100 हो तो डेट 55 है, इक्विटी में डेट 55 है नहीं, जस्ट एक रिलेशनशिप है कि जितनी अगर इक्विटी 100 हो तो उसके मुकाबले में डेट 55 है, और इसमें अगर इक्विटी 100 हो तो डेट इतना है। अब ये एज अ परसेंटेज इक्विटी से कंपेयर करके बताया जा रहा है। और हरी वाली शक्ल ये है कि बिजनेस में टोटल दोनों का जितना पैसा इन्वेस्टेड है, इसमें से 35% डेट है और बाकी 65 इक्विटी है। इसमें जो टोटल पैसा इन्वेस्टेड है उसमें से 23% डेट है और 77% इक्विटी है। तो ये दो अलग तरीके हैं डेट परसेंटेज बताने के। इन दोनों का नाम गियरिंग रेशियो है, इन दोनों का नाम डेट इक्विटी रेशियो है। तो नोट्स में थर्ड लास्ट पेज पे, नोट्स में थर्ड लास्ट पेज, 9 पेजेस हैं। हाँ तो पेज 7 देखें। ठीक है, दो फार्मूले हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों को गियरिंग रेशियो कहते हैं। एक में डेट ओवर इक्विटी है और एक में डेट ओवर टोटल है। ठीक है जी। चले ब्रेक से पहले आखिरी फार्मूला। अच्छा, लेंडर ये रेशियो क्यों देखना चाह रहा है कि बिजनेस ने पहले ही कितना डेट उठाया हुआ है। लेंडर की दूसरी फिक्र ये होती है, ये फिक्र तो है ना कि पहले ही कितना उधार है इसके पास, दूसरी फिक्र ये होती है कि हर साल इंटरेस्ट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट से ऊपर कौन सा प्रॉफिट है? पीबीआईटी। पीबीआईटी इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा हो तो सेफ है लेंडर, या बस मसा मसा इंटरेस्ट पूरा हो? यानी पीबीआईटी इंटरेस्ट को कितना कवर कर लेता है, कितना ज्यादा है कि आराम से इंटरेस्ट दे सकेगा, इसको इंटरेस्ट कवर कहते हैं। यानी ये इससे कितना गुना बड़ा है, ये इससे कितने टाइम्स बड़ा है। कैसे कैलकुलेट करें? ये इससे कितने गुना बड़ा है? 30 × 175। 100
सही है, बिल्कुल सही है। 100 20 से कितने गुना बढ़ा है? 5 गुना ना। कैसे निकाला? 20 डिवाइडेड बाय 100, नहीं 100 डिवाइडेड बाय 20। तो पीबीआईटी इससे कितने गुना बढ़ा है? दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इंटरेस्ट कवर होता है पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ये पेज 8 के टॉप पे लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है, दरमियान में लिखा हुआ। तो कंपनी ए का इंटरेस्ट कवर कितना बना? 175 डिवाइड बाय 30 5.8 और 130 डिवाइड बाय 18। ज्यादा हो तो अच्छा, कम हो तो अच्छा? ज्यादा हो तो अच्छा। जितने ज्यादा गुना प्रॉफिट कमा रहा होगा उतना आसानी से इंटरेस्ट दे सकेगा बिजनेस। चलिए लेक्चर 61 में मुश्किल वाली रेशियोज कराता हूं। ठीक है जी, ब्रेक।